नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो बिहार सरकार यानी कि जदयू राजद की सरकार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, उसे कैसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और उसके राजनीतिक परिणाम क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए नए आरक्षण प्रावधान को रद्द कर दिया। पिछले साल जदयू राजद सरकार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 65% किया गया था। 10% EWS को अगर मिला दें तो यह सीमा 75% हो गया था। जदयू राजद सरकार द्वारा लागू आरक्षण के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को 12 से 18, अति पिछड़ा वर्ग को 18 से 25, अनुसूचित जाति को 16 से 20 और अनुसूचित जनजाति को 1 से 2% का आरक्षण बढ़ाया गया था। कुल मिलाकर यह आरक्षण 65% होता है। 10% EWS आरक्षण को मिला दें तो कुल आरक्षण 75% हो जाता है। इस आरक्षण के खिलाफ उस वक्त कई याचिकाएं दायर की गई थी। लगभग याचिकाओं को पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया था। उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मार्च में पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन तब तक अप्रैल, मई और जून बीत गए, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं सुनाया। अंतिम फैसला सुरक्षित ही रखा। अंततः यह निर्णय 20 जून को यानी पिछले बृहस्पतिवार को, थर्सडे को सुना दिया गया। बिहार के इस आरक्षण से मोदी सरकार दरअसल सख्ते में आ गई थी। अगर हम बिहार और भारत की राजनीति की बात करें तो 65% आरक्षण लागू करने के बाद से अचानक नीतीश कुमार की छवि में गुणात्मक वृद्धि हुई थी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के रूप में पूरे देश में देखा जाने लगा था। बल्कि नीतीश कुमार की ही अगुवाई में, नीतीश कुमार की ही पहल में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। पूरे देश में नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में थे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को न्याय यात्रा भी निकालना पड़ा, जिसके केंद्र में कुछ और नहीं बल्कि बिहार में किए गए जाति सर्वे और आरक्षण सीमा का बढ़ाया जाना ही था। कांग्रेस ने जाति जनगणना जैसे मुद्दे को प्राथमिकता दे दिया, बल्कि बिहार की जाति सर्वे और नए आरक्षण का राहुल गांधी पर इतना प्रभाव पड़ा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को मोदी सरकार के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन में कितने पिछड़े दलित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को हिस्सा दिया गया, इससे जुड़ा हुआ कई सवाल लगातार संसद में पूछते रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी घेरते रहे। राहुल गांधी द्वारा मोदी और भाजपा के खिलाफ उठाए गए जातिगत भेदभाव और केंद्र सरकार में बहुजन समुदाय की हिस्सेदारी के प्रश्नों ने राहुल गांधी को पूरे देश में काफ़ी लोकप्रियता दिलाई और राहुल गांधी में लोग एक राष्ट्रीय नेता की छवि देखने लगे। जाति जनगणना और राहुल गांधी द्वारा 50% की आरक्षण सीमा को तोड़कर बिहार के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण दिलाने के वादे ने कांग्रेस में मरे हुए कांग्रेस, जिसको भाजपा बार बार मरा हुआ कांग्रेस कहती थी, कई गैर कांग्रेसी सरकार में मरा हुआ कांग्रेस समझा जाता था, उस कांग्रेस में इस मुद्दे ने जान फूंक दी, जान डाल दी।
पूरे देश के आकर्षण के केंद्र में राहुल गांधी उस वक्त आ गए जब राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से घूम घूम कर सभी समुदाय, मुख्यतः बहुजन समुदाय के युवाओं से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुजन युवाओं का है, बहुजन आगे आए, कांग्रेस से जुड़े और अपना हक सत्ता से छीन ले। कांग्रेस के इस उत्साही भाषण से, राहुल गांधी के इस जज्बाती न्यायप्रिय भाषण ने राहुल गांधी को बहुत लोकप्रियता दिलाई, जिसका सीधा परिणाम आपने चुनाव में देखा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल जाति जनगणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग ने कांग्रेस को न केवल वर्तमान समय में मजबूत मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया, बल्कि राहुल गांधी की छवि पूरे देश में आज के समय में वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा 10 साल पहले था। यानी कि राहुल गांधी में भी राष्ट्रीय नेतृत्व की क्षमता के रूप में अब आम जनमानस, बहुजन समुदाय देखने लगा है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में मैनिफेस्टो की राजनीति से ही भागते नजर आए और कांग्रेस भाजपा पर हावी नजर आई। राहुल गांधी लगातार मुद्दों के सहारे भाजपा के खिलाफ तीखे तेवर से हमले किए और राहुल गांधी ने एक बार फिर से पूरे देश में विपक्षी दलों का नेतृत्व करके यह साबित कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र मुद्दों से चलेगा, किसी मजाक से नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू राजद की सरकार में की गई जाति सर्वे और बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा ने उत्तर प्रदेश में भी अमिट छाप छोड़ा। बल्कि जो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लगातार हार को देखकर बिहार की जाति जनगणना के मुद्दे और बढ़ाई गई आरक्षण सीमा को रामबाण की तरह इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने बिहार की इसी सर्वे के बाद से पीडीए नामक अलायंस बनाया, पिछड़ा दलित एसोसिएशन, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए बनाया। हालांकि अगर हम बात करें तो पीडीए से एक बार अखिलेश यादव पहले भी एक सीट पर चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की जाति सर्वे के मुद्दे ने और 65% आरक्षण बढ़ाए जाने के मुद्दे ने तेजस्वी को रातों रात, तेजस्वी यादव को, राजद पार्टी को रातों रात बहुजन राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। इससे जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी समझ में आया कि पीडीए एक कारगर सॉल्यूशन हो सकता है, भाजपा को इसी पीडीए के अंतर्गत हराया जा सकता है। बल्कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट वितरण पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में ही जाति सर्वे हुआ था, लेकिन बिहार की जाति सर्वे का सीधा प्रभाव जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके कारण 80 लोकसभा सीटों में जितने भी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें सबसे लोकतांत्रिक रूप से सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव ने ही किया और अखिलेश यादव ने मात्र 5 ही अपने यादव समुदाय के लोगों को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी पर यादववादी पार्टी होने का आरोप लगातार लगता रहा है और लग रहा था, लेकिन बिहार की जाति सर्वे के को ध्यान में रखकर ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने अति पिछड़े समाज से आने वाले बहुत सारे नेताओं को लोकसभा में टिकट दिया और जिससे बहुत बड़ी संख्या में अति पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ गई। भले ही उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी पार्टी अति पिछड़ा आरक्षण को खुलकर देने का वादा नहीं कर रही है, लेकिन निकट भविष्य में जिस प्रकार से अति पिछड़ों ने यह दिखा दिया है कि अति पिछड़ा चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी, वही पार्टी राजनीति में मजबूत रहेगी। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के बम्पर वोटों के कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी न केवल मजबूत पार्टी के
रूप में उभरी, बल्कि पूरे देश में एक राहत की सांस लेकर उस वक्त आई जब पूरे देश में भाजपा तानाशाही रवैये से सरकार चला रही थी। पीडीए नाम का सोशल इंजीनियरिंग पर जो मुहर लगी है, उसका श्रेय कहीं न कहीं बिहार के इसी जाति सर्वे और बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को जाता है। परिणाम स्वरूप आप देख ही चुकी हैं कि कैसे अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इन तमाम बारीक बिंदुओं पर अगर आप गौर फरमाएं तो पता चलेगा कि पटना हाई कोर्ट का यह जो बिहार के नए आरक्षण को खत्म करने का निर्णय लिया गया है, यह कानूनी कम है और राजनीतिक ज़्यादा है। बिहार की इस बड़े आरक्षण सीमा को खत्म करने का मतलब सीधा है कि भाजपा की विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो और मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकना। क्योंकि बिहार की जाति सर्वे के बाद से जो राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह डाला कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जाति जनगणना कराएगी और बहुजनों को जाति के संख्या के अनुपात में उनका हिस्सा देगी। इसके बाद से बहुजन समुदाय में कांग्रेस को लेकर काफ़ी उत्साह है। पूरे देश के बहुजन कांग्रेस की तरफ भारी संख्या में मुड़े हैं और राहुल गांधी पर बहुत बड़ी संख्या में अति पिछड़े समाज के लोगों ने, तमाम पिछड़े समाज के जातियों के लोगों ने विश्वास जताया है। ऐसे में यह याद करना लाजमी है कि जहां एक तरफ बिहार की जाति सर्वे जिसका आधार जाति जनगणना बना और बिहार का नया आरक्षण सीमा जिसके कारण राहुल गांधी ने यह भाषण घूम घूम कर दिया कि अगर पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 50% की आरक्षण की सीमा को तोड़ेंगे और पूरे भारत में जो बहुजनों की संख्या है, वंचितों की संख्या है, उसके अनुपात में आरक्षण को बढ़ाएंगे और जो तबका प्रशासन में और सत्ता में पीछे छूट गया है उसे न्याय दिलाएंगे, वाजिब हक दिलाएंगे। उसी मुद्दे को खारिज कर देने के बाद से यह वाक्य, यह स्टेटमेंट ज़रूर याद करना पड़ेगा कि जब 2014 के प्रचंड जीत के बाद भाजपा के नेता अमित शाह ने कहा था कि भाजपा आने वाले 50 वर्षों तक शासन करेगी। उस वक्त भाजपा के नेता अमित शाह का खिल्ली उड़ाया गया था, विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन जिस प्रकार से 2024 के उस मुख्य मुद्दे को, जो मुख्य मुद्दा 2024 में बना विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा सहारा, उस मुद्दे को पटना हाई कोर्ट ने तब रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है अपने फैसले के द्वारा, जिस मुद्दे के कंधे पर चढ़कर आज विपक्षी दल सदन में फिर से, यानी कि संसद में फिर से मोदी सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल करने की स्थिति में पहुंची है। दुखद बात यह है कि जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में यह सीमा यानी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है, वही नीतीश कुमार आज चुप है, बल्कि पूरा बिहार, पूरा देश फिर से एक बार नीतीश कुमार को देख रहा है। जहां 4 जून के लोकसभा परिणाम के बाद नीतीश कुमार के समर्थन दिए जाने के बाद से अभी भी लोगों में उम्मीद बची हुई थी कि संभव है नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेंगे, भाजपा को नहीं देंगे, जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनते बनते रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जिस जाति सर्वे को कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, भाजपा के पक्ष में परिणाम आने के बाद से पटना हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, मानो लगता है कि न केवल बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति को दरकिनार कर दिया गया है, बल्कि राहुल गांधी के भविष्य को भी अधर में लटका दिया गया है। बल्कि अगर हम कहें तो यह कहना होगा कि जिस प्रकार से
4 जून के परिणाम के बाद मजबूत विपक्ष के आने के बावजूद विपक्षी दलों के मुख्य मुद्दे यानी जाति, जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दे को पटना हाई कोर्ट के इस निर्णय द्वारा माखौल उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। उसे साफ पता चलता है, साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को 20 साल और मेहनत करना होगा, तब भी निश्चित नहीं है, तब भी गारंटी नहीं है कि जनता फिर से राहुल गांधी पर विश्वास जता पाएगी। आखिर बिहार आरक्षण के खात्मे पर राहुल गांधी कब बयान देंगे, कब लड़ेंगे? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उसी दिन इस निर्णय पर स्टेटमेंट जारी किया था, बयान जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नहीं कही है। क्या राहुल गांधी फिर से अपने उसी असफलता की जगह पर चले जाएंगे जहां से संघर्ष करके जाति, जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मुद्दे को लेकर आए थे और जनता के मन में जगह, जनता के दिल में जगह बनाने में थोड़े बहुत सफल हुए थे? क्या भाजपा आरक्षण की सीमा पर जिस प्रकार से प्रहार कर रही है, उसके बावजूद भी भाजपा की राजनीति को कोई विपक्षी पार्टी रोकने में कामयाब होगी? यह तो आगे का समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने लोकसभा परिणाम के बाद इस आरक्षण की सीमा पर अपना अंतिम फैसला सुनाया है, इससे साफ जाहिर होता है कि बहुजनों को अभी और संघर्ष करना होगा। अगला संघर्ष उनको करना होगा जहां न्यायपालिका में आरक्षण की लड़ाई तेज करनी होगी, तभी भारत के बहुजनों को उनका हिस्सा देश में मिल पाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।